Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 सितंबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बोहई सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को वैसे भी मालूम होगा कल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ और वहां पर आपको मालूम होगा जिन्होंने टॉप किया है उनका नाम है शुभम कुमार, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हैं। नाउ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आगे हम पेज नंबर 9 पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज थी, प्लस अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कितनी वैकेंसीज फिलअप हुई हैं, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो कल इसके बारे में मैंने कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है, देखो क्या बात हो रही है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी आज के टाइम पर यूएस के विजिट पर देखने को मिलेंगे। अब यूएस के विजिट पर काफ़ी कुछ करने गए हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारा बायलैटरल डिस्कशन है, क्वाड की समिट है और भी बहुत सारी बातचीत होनी है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन से बातचीत करी, उसके बाद वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनके साथ बातचीत करी। अब देखो बातचीत करने के बाद क्या मतलब मुद्दा क्या होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो, वही सारी बातें होंगी जो कि हम काफ़ी लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे टैकल करा जाए, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। साथ ही साथ इंडिया का जो डायस्पोरा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। डायस्पोरा मतलब इंडियन बहुत सारे लोग आज के टाइम पर आपको यूएस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो इंडियन डायस्पोरा जो यूएस के अंदर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ काफ़ी सारे यहाँ पर जोक वगैरह जो भी हैं वो भी बातचीत करी गई है। प्लस यहाँ पर मेन फोकस ये कि दो जोनों के रिलेशनशिप हैं उनको कैसे और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है जो यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप है वो आज के टाइम पर जो दुनिया भर के चैलेंजेस है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के टाइम पर इंडिया और यूएस दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। प्लस यहाँ पर दोनों के रिलेशंस काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे हैं। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि डिस्कशन हुआ है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आपस में यहाँ पर दोनों के स्टेटमेंट है, इन्होंने ये बोला उन्होंने वो बोला, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ के सिर्फ एक आइडिया रख सकते हो, उसके बाद एग्जाम के लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर से नहीं निकल कर आएगा, उसके बाद यहाँ पर पढ़ के हटा देना है। आगे आते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप देख कह सकते हो, देखो ये आर्टिकल मतलब पिछले महीने से चर्चा में। इनफैक्ट यहाँ पर आपको मालूम होगा 29 जुलाई के आसपास की बात है, एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन ये था जो नीट एग्जाम होता है, ठीक है, नीट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो जो ऑल इंडिया कोटा है उसके अंदर लगभग 27% रिजर्वेशन दिया ओबीसी को, ठीक है। काफ़ी हद तक चर्चा हुई थी इसके बारे में, हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर चर्चा हो रही थी 10% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया जाए, ये सब यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। ये नोटिफिकेशन आया था, लेकिन क्या हुआ इसके रिगार्डिंग बहुत सारी पिटीशन वगैरह भी डाली गई। प्लस जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ने तो ऑब्जर्वेशन ये करा कि जो केंद्र सरकार है उसको 10% का जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर मेडिकल सीट्स पर नहीं देना चाहिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला यहाँ पर ये जो 10% का रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए मेडिकल सीट्स पर ये ना दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को साइड में रख दिया। मद्रास कोर्ट के जो ये एक तरीके से मद्रास हाई कोर्ट का जो भी ये डिसीजन था इसको साइड में रखा। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो ये जो कोर्ट ने पूरा तरह से शेड्यूल कर लिया है, 7 अक्टूबर को एक डिटेल हियरिंग होगी। 7 अक्टूबर को जितने भी पिटीशन यहाँ पे डाले गए, जितने भी पिटीशन चैलेंज करे गए हैं इस नीट ऑल इंडिया कोटा को लेकर, उन सब की हियरिंग करवाई जाएगी, उन सब की सुनवाई होगी।
ठीक है। सुनवाई के दौरान आगे हम लोग को और भी चीज़ें पता होने वाली हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा 7 अक्टूबर के बाद वापस से आर्टिकल आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। बाय द वे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोग याद रखना। देखो बहुत चीज़ें आप लोगों को मालूम भी होंगी इसके अंदर। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। अच्छा ये बताना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर इनके लिए जो ये कोटा है 10% का, ये कौन से साल के अंदर लाया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये बताना है कि मालूम ही होगा आपको कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोटा लाया गया है। उसके बाद 27% ओबीसी के लिए है। प्लस उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना कितना कोटा है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना, या भी आप लोगों को मालूम होगा। प्लस उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा लास्ट, वो ये है कि जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो भी रिजर्वेशन है, ये हमारे संविधान के अंदर कौन से पार्ट के अंदर बताया गया है, ये भी आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, और मतलब कि जो कि एग्जाम है डेफिनेटली यहाँ पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्लस जब आप पॉलिटी पढ़ोगे वहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर उसके अंदर पूरा का पूरा ये एक तरीके से पूरा रिजर्वेशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हाँ ये क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस होते रहे, कैसे अमेंडमेंट होते रहे, एक तरीके से ये अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, और ये कॉन्सेप्ट जो क्रीमी लेयर का वो क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर पॉलिटी के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर आर्टिकल के अंदर कुछ इतना खास नहीं है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, और ऐसा नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पहले हम लोग उसको कवर कर चुके हैं डिटेल में। तो इसके बारे में ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो यह है अगला आर्टिकल। जैसे हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यूएस के विजिट पर, जो बाइडन के साथ बातचीत करी। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनके साथ भी यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स हुई। अब यहाँ पर देखो टॉक्स के अंदर कुछ खास बातें तो हुई नहीं है, यहाँ पर भी वही सारी बातें, कॉमन सी बातें देखने को मिली हैं। प्लस कुछ आपस में स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बोला गया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर बातचीत हुई है, प्लस यहाँ पर जो कमला हैरिस है इनके द्वारा पहले बातचीत स्टार्ट करी गई, दोनों के ट्रांसलेटर थे, आपस में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है जैसा एज़ यूजुअल होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी हद तक तारीफ़ करी यूएस की वाइस प्रेसिडेंट की। साथ ही साथ अभी क्या हुआ था, कल आपको मालूम होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने इस चीज़ का ट्वीट भी करा कि जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ इनके साथ मीटिंग करी है, और उस चीज़ को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कल, और उस ट्वीट को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ट्वीट कर दिया कि हाँ उन्होंने कमला हैरिस के साथ मीटिंग करी है, लेकिन यहाँ कमला हैरिस ने ट्वीट करा इसके बारे में नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था, इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, मैं वो अलग से बता रहा हूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल के अंदर ये बोला गया कि जो इंडिया और यूएस है, ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, दोनों के रिलेशंस जो है काफ़ी बेहतरीन है, वही सारी बातें जो कि अभी हमने देखी थी यहाँ पर। उसके बाद हिस्टोरिक विन है। हिस्टोरिक विन क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो ये यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, ये एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग ये लाइन देख पा रहे होंगे, इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक तरीके से पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ ही यहाँ पर एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं सभी लोगों के लिए, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया। उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ, उसके बाद वैक्सीन को लेकर डिस्कशन हुआ जो होना है। देन उसके बाद आपको मालूम होगा वैक्सीन को लेकर डिस्कशन के साथ साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करेंगे दोनों कंट्रीज़। वो जो मेन पॉइंट है ना, एक क्वाड हो गया, एक वैक्सीन हो गया। वैक्सीन का डिस्कशन तो डेफिनेटली होगा किसी भी कंट्री के साथ, चाहे मीटिंग हो जाए, ये आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक भी हर एक मीटिंग के साथ उठाया जाता है। तो ये 3 टॉपिक हैं बेसिकली जो इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। ज़्यादा कुछ भी आप देख पाओगे एज अ सच इंपॉर्टेंट कुछ देखने को मिलेगा नहीं, आप खुद रीड कर सकते हो आर्टिकल के अंदर, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे, एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अभी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और इस आर्टिकल ये वाला बता देता हूँ। देखो स्टेटमेंट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर स्टेटमेंट देते रहते हैं, और स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट यह है, यूएस का ऑफिशियल ने बोल दिया क्वाड जो है कोई मिलिट्री टाई अप नहीं है, ठीक है, मतलब मिलिट्री जैसा कोई टाई अप नहीं है। क्वाड बेसिकली है क्या, क्वाड यहाँ पर 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, और वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी है आप लोगों को रट गया होगा पूरी तरह से। वो यहाँ पर इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है आप लोगों से, इस क्वाड ग्रुप का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रखा था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, देखो आज के टाइम पर जो बाइडन है, जो ऑफिशियल यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन है, उन्होंने बोला देखो क्वाड को यहाँ पर एक तरीके से मिलिट्री टाई अप नहीं है। क्वाड का जो एंगेजमेंट है ये मेन फोकस रखता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर। प्लस यहाँ पर क्वाड का आने वाले टाइम पर मेन फोकस होने वाला है वैक्सीन इनिशिएटिव के ऊपर। और यहाँ पर साल 2022 तक क्वाड एक तरीके से सप्लाई करने वाला है एक तरीके से बिलियंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन को यहाँ पर एक तरीके से पूरे एशिया के अंदर सप्लाई किया जाएगा साल 2022 के एंड तक, ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिलहाल यहाँ पर स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना है, क्वाड के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, एक आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अभी तक हम लोग 3-4 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, सब आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। अभी हमने इंडिया और यूएस के बारे में चर्चा करी, वो जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंडिया चाइना का रिलेशंस आ गया, ये भी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो चाइना ने उल्टा इंडिया को एक्यूज़ कर दिया। फ्राइडे में क्या हुआ, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कुछ बोला। अब आप कह सकते हो ये जो नए बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में बात करी गई। और पिछले साल जो एलएसी पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ, आपको मालूम होगा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में लगातार 1 साल तक स्टैंड ऑफ चलता रहा। तो उसके लिए यहाँ पर जो यूएस के जो चाइनीज़ मिनिस्टर हैं इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इंडिया को ब्लेम कर दिया। ये जो टेंशन्स है ना, ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये इंडिया की वजह से बढ़े हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। इंडिया ने भी इसका रिस्पॉन्स में काफ़ी कुछ बोला कि ये हमारी वजह से टेंशन नहीं बढ़े हैं, ये सारे आपके कारनामे हैं, आप इलीगल तरीके से घुसते हो दूसरे के टेरिटरी के अंदर, ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर ये टेंशन्स क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पर बोला गया, मैं आपको पहले एक चीज़ मैप में दिखा देता हूँ, ये बात कौन से एरिया की हो रही है, तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इधर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी देखने को मिलेगा, इधर की साइड आपको पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने को मिलेगा जहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा देखने को मिलेगा। इधर की साइड आपको यहाँ पर एलएसी है, इसके पीछे अक्साई चीन वाला एरिया है, ये चाइना ने कब्जा रखा है, ठीक है। तो इसी एरिया में काफ़ी हद तक डिस्प्यूट्स हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो आपको ये कुछ 3 एरियाज देखने को मिलेंगे। एक तो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर अक्साई चीन वाले एरिया में दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहता है, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहता है, उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहता है। ये आप लोग एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। नाउ अब यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन किया गया, यहाँ पर देख पाओगे जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, यहाँ पे यूएस के चाइनीज़ ऑफिशियल ने ये बोला ये जो इंसिडेंट हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से हुआ था, इंडिया की साइड से इलीगल ट्रेसपास किया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी कि चाइनीज़ टेरिटरी को यहाँ पर एंक्रोच करने की कोशिश करी, चाइनीज़ टेरिटरीज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। उसकी वजह से जो रिलेशंस ये ख़राब हुए, उसकी वजह से 1 साल स्टैंड ऑफ चलाए और इसकी वजह से गलवान वैली के अंदर एक क्लैश देखने को मिला था जिसके अंदर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और यहाँ पर 4 सोल्जर्स जो हैं चाइना के भी मारे गए थे, ऐसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। अब यहाँ पर हालांकि चाइना ने सारी चीज़ें रिवील नहीं करी हैं, यहाँ पर उन्होंने अभी तक यही बता रहे हैं कि 4 सोल्जर्स मारे गए हैं इनके, हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर्स इनके मारे गए थे। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इसका रिस्पांस में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है हमारे, ये सब चीज़ें डिसमिस करी, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट रखा कि देखो यहाँ पर ये जितना भी लास्ट ईयर पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ चला है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये गलती है चाइना के बिहेवियर की, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो इलीगल अटैम्प्ट यहाँ पर बार बार, इलेटरल अटैम्प्ट यहाँ पर बार बार यहाँ पर चाइना कर चुका है, ठीक है, एक तरीके से यूनिलेटरल अटैम्प्ट कर चुका है। जो चाइनीज़ है ये लोग क्या करते हैं, बार बार यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि दूसरी के टेरिटरी के अंदर एंक्रोच करें, और हमारी टेरिटरी के अंदर काफ़ी बार इन्होंने एंक्रोच करने की पूरी तरह से कोशिश भी करी है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इससे दोनों के जो रिलेशंस है उसके ऊपर भी काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इमेजेस वगैरह आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस दे रखी है गलवान वैली की, ये 22 मई 2020 की इमेज है। यहाँ पर कुछ लोग आपको ये देखने को मिल जाएंगे, कैंप्स वगैरह ये लोग लगाकर बैठ गए थे, ये देखने को मिला था। साथ ही साथ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि जो रिलेशंस है वो कंटिन्यू नहीं होंगे, अगर यहाँ पर इस प्रकार से जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है चलता रहेगा तो इस बीच तो बिल्कुल भी रिलेशंस यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होने वाले दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया का एक स्टेटमेंट ये हुआ, हम तो अपनी तरफ डेवलपमेंट कर रहे थे। देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा मेन यही है, जो ये मान लो एलएसी वाला एरिया है, यहाँ पर चाइना एक तरीके से पूरा डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना यहाँ पर फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सब कुछ डेवलप कर रहा है। अब इंडिया ने अपना यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू ही किया था, इंडिया यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पर चाइना को ये सही नहीं लगा, चाइना को अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से यहाँ पर ये सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, चाइना ने यहाँ पर टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करी। इंडिया यही बोल रहा है हम तो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे,
और डेफिनेटली यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों ना करें। चाइना अपनी साइड पर तो कर रहा है, लेकिन हमें भी तो करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ये काम करें, लेकिन वो चाइना हमें करने नहीं दे रहा है। तो ये रिलेशंस के अंदर आपको ये छोटी सी चीज़ें देखने को मिलेगी, कहाँ पर डिस्प्यूट हो रहा है दोनों के बीच में, ये हम लोगों ने कवर किया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हाँ, यहाँ पर आपको मालूम होगा अभी यहाँ पर यूपीएससी जो है 2020 का जो रिजल्ट आया, तो उसके रिगार्डिंग लगभग 761 कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर इसके अंदर अपॉइंट करे गए हैं। तो 761 वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो टॉपर निकल कर आए हैं वो शुभम कुमार निकल कर आए हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, इनके रैंक 1 आई है और आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हैं। उसके बाद यहाँ पर शुभम कुमार के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनका जो एक तरीके से ऑप्शनल था वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो मतलब यहाँ पर देखो, एग्जाम की तैयारी करें तो ऑब्वियसली इसके बारे में पता होना चाहिए। जो यहाँ पर टॉपर थे इनका ऑप्शनल कौन सा था, एंथ्रोपोलॉजी था। अब जो दूसरी सेकंड रैंक आई है, सेकंड रैंक यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी आई है जागृति अवस्थी की। ठीक है, तो इनकी सेकंड प्लेस है। इनका जो ऑप्शनल था वो था सोशोलॉजी। ठीक है, ये भी एक तरीके से यहाँ पर बीटेक ग्रेजुएट है MA NIT भोपाल से। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड रैंक होल्डर है वो है अंकिता जैन, ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। और आप कह सकते हो कि इनका जो एक तरीके से ऑप्शनल था वो यहाँ पर नहीं बताया गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर पहले से ऑफिसर थी एक तरीके से 2018 के अंदर इन्होंने यहाँ पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर ये पहले से ही थी। ठीक है, अब यहाँ पर वापस इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि लगभग 761 इसके अंदर वैकेंसीज थी। तो 761 में से जो 263 है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 86 है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं और 229 OBC से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के 61 आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं सॉरी, शेड्यूल्ड कास्ट के 122 हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 61 हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वैकेंसीज को फिलअप किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें टॉप 25 रैंक की, तो यहाँ पर ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। टॉप 25 रैंक के अंदर 13 मैन हैं और 12 वेमेन है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप इक्वली देख पाओगे 12 वेमेन हैं। तो टॉप 25 रैंक के अंदर इतने आप मैन और वेमेन का आप जो देख पा रहे होंगे इक्वली रोल आपको देखने को मिलेगा, इक्वली टॉपर्स निकल कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटिवेशन के तौर पर ये डेफिनेटली काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी यहाँ पर एक और एग्ज़ाम आ रहा है अक्टूबर के अंदर, आपका प्रीलिम्स है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रीलिम्स मतलब किस किस का होता है। फिर उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपकी बार का प्रीलिम्स कौन कौन दे रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे नीचे और देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। साथ ही साथ ये भी बताना कौन कौन 2023 का भी प्रीलिम्स दे रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि कौन कौन से साल की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने यहाँ पर फ्राइडे में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लगभग 22,000 करोड़ रुपए की एक डील साइन कर ली है किसके साथ, एयरबस डिफेंस के साथ। ये स्पेस का एयरबस डिफेंस है। ये क्या करेगा, ये हम लोग को C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देगा। और इस एयरक्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट के बारे में आप कह सकते हो गणेश चतुर्थी के बाद यहाँ पे कोई आर्टिकल आया था, उसको हमने कवर किया था, आपको याद होगा। कोई बात नहीं, हम फिर से कवर करेंगे। तो ये एयरक्राफ्ट क्या है, मैं आप लोगों को पहले इसकी इमेज दिखा देता हूं। फिर ये जो C295 एयरक्राफ्ट है वो ये वाला है, इसको हम लोग अभी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी हद तक हम परचेज करेंगे, प्लस कुछ यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स हम लोग अपने कंट्री के अंदर खुद बनाने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आर्टिकल GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो डील वगैरह ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो C29 MW एयरक्राफ्ट है इसको हम लोग परचेज करेंगे। एयर डिफेंस है, ठीक है, एयर डिफेंस और जो स्पेस SA स्पेन का है। ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पर ये परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका जो ऑब्वियस सी बात है, नाम आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 5 से 10 टन की कैपेसिटी यह अपने अंदर रखता है। फीचर्स क्या क्या हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। पैरा ड्रॉपिंग वाला फीचर आपको देखने को मिलेगा, मतलब पैराशूट पहनकर यहाँ पर इससे ड्रॉप किया जा सकता है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इंस्टॉल करे गए हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, चलो हम लोग एक नया एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, एक नया एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं, तो इसके बदले में जो पुराना वाला एयरक्राफ्ट है मतलब किस वाले को रिप्लेस करा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पहला है एवरो 748 प्लेन्स। ठीक है, ये जो प्लेन्स हैं ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश ओरिजिन प्लेन्स हैं, तो इनको रिप्लेस किया जा रहा है, बहुत पुराने हो चुके हैं। तो अब ये नए प्लेन्स हमारे पास आएंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखो, एग्जीक्यूट करने की बात काफ़ी डिफरेंट तरीके से हुई है। होगा क्या, जो 16 एयरक्राफ्ट हैं ये डायरेक्टली हम लोग परचेस करेंगे। 16 एयरक्राफ्ट परचेस करने के बाद जो 40 बचे हैं, क्योंकि 56 की डील हुई है ना, 56 एयरक्राफ्ट हम लोग खरीदने वाले हैं, जिसमें से 16 डायरेक्टली परचेस करेंगे। बाकी जो 40 हैं वो इंडिया के अंदर खुद असेंबल किया जाएगा। इंडिया के अंदर असेंबल करेगा कौन,
वो है TASL। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से असेंबल करने वाला है, टाटा की कंपनी यहाँ पर इसके ऊपर वर्क करने वाली है। अब इससे यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो हमारे कंट्री के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ होगा, प्राइवेट कंपनी जो है इसके अंदर आ रही है। प्लस यहाँ पर पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक प्राइवेट कंपनी पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, तो एक सिग्निफिकेंस तो डील का डेफिनेटली है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो बूस्टअप होगा। ऑब्वियसली बात है, हम लोग है अपनी कंट्री के अंदर खुद टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, इससे हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो बूस्टअप होते हुए नजर आएगा। जो ये प्रोजेक्ट है ये छोटे छोटे एंटरप्राइज को बूस्टअप करेंगे। क्यों? क्योंकि होगा क्या, जब ये एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग MSME से मैनुफैक्चरिंग करवाए जाएंगे, तो यहाँ पर इससे वो भी बूस्टअप होगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा, हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी कंट्री के अंदर चीज़ों को बनाना सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग दूसरी कंट्री से क्यों परचेस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आपको मालूम ही होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों होगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर बनाए जाएंगे। प्लस उसके बाद बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। अब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक्सपेक्टेड यहाँ पर बताया जा रहा है लगभग 600 हाई स्किल जॉब्स निकल कर आएंगे डायरेक्टली और 3000 इनडायरेक्ट जॉब्स निकल कर आएंगी। एडिशनल 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ फ़ायदा होगा इस डील का। उसका एक बराबर में आर्टिकल है, सेंटर ने नोटिफाई किया है मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम को। अब यहाँ पे आप कह सकते हो इस मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए हैं 2024-25 तक। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो पार्क स्कीम है इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ये एक्सपेक्टेड है, देखो इससे क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस जो है बनाए जाएंगे। इससे जो मेडिकल डिवाइसेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अफोर्डेबल रहेगा, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली इसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पार्क का ये फ़ायदा होने वाला है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक आप आइडिया छोटा सा रख सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, गुजरात यहाँ पर क्या करा है, गुजरात ने आपको मालूम होगा ड्रग सीज करा था काफ़ी सारा, हमने अभी हाल ही में डिस्कस भी किया था। 3000 किलो हेरोइन को यहाँ पर गुजरात ने उसको सीज़ किया। अब यहाँ पर ये जो केस है बेसिकली बोला जा रहा है ये NIA के पास जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल इसी के बेसिस पर हमने लगा रखा है आज का। तो यहाँ पर क्या है, आपको मालूम होगा हाल ही में जो DRI है, पहली चीज़ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, इसने लगभग 3000 किलोग्राम ऑफ हेरोइन जो है यहाँ पर गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ से सीज़ करी थी। अब उस पोर्ट से सीज़ करने के बाद आप कह सकते हो ये जो हेरोइन है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो 21,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट है। ठीक है, और बोला ये जा रहा है ये कहाँ से आया, अफगानिस्तान से आया है। देखो अफगानिस्तान से निकल कर आया, बहुत सारे यहाँ पर केसेस आपको अफगानिस्तान से देखने को मिलेंगे, प्लस पाकिस्तान से देखने को मिलेगा। बाय द वे आपको मालूम होगा लास्ट बार जब मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। एक गोल्डन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बताया था और दूसरा मैंने गोल्डन क्रीसेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने आप आज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आपसे, रिविजन हो जाएगा तो ये अच्छी बात है। गोल्डन ट्राइंगल के अंदर कितनी कंट्रीज़ है, ठीक है, गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, प्लस यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट को लेकर इंडिया को क्या कंसर्न है, ठीक है, क्या चिंता वाली बात है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये देखा है अब ये केस है NIA के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये DRI क्या होता है, जिसने यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुद्दा देखा है। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बॉडीज़ के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। DRI एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। देखो यहाँ पर जो भी स्मगलिंग है उसको रोकने का पूरी तरह से यहाँ पर ये DRI काम करता है। किसके अंडर में आता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसका मेन काम है स्मगलिंग वगैरह को कम करने का। और यहाँ पर एक छोटा सा एक चीज़ और याद रखना, इसको बनाया गया था 4 दिसंबर 1957 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको यहाँ पर ये केस दिया जा सकता है, ये पूरा का पूरा ड्रग सीजर वाला, और यहाँ पर ये पूरा केस यहाँ पर फिर NIA अपनी तरीके से हैंडल करेगा। NIA भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी होती रहती है, मैं काफ़ी बार रिवाइज करवा चुका हूँ, आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको बनाया गया था NIA एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग, सबको मालूम होगा, काफ़ी बार रट चुका होगा, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। प्लस यहाँ पर NIA का मेन काम क्या है, देखो NIA का मेन काम है पहली बार टेरर को कॉम्बैट करना। 2008 में मुंबई के अंदर एक टेरर अटैक हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। उस टेरर अटैक के बाद, यानी कि उस आतंकवादी हमले के बाद यहाँ पर इस NIA बॉडी को बनाया गया था। और NIA बॉडी यहाँ पर
आज के टाइम पर आतंकवाद को तो ख़त्म करने का काम करती है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस जो कि हमारी टेरिटरी के लिए खतरा है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर एक तरीके से उन केसेस को भी देखती है एनआईए। तो यहाँ पर याद रखना, प्लस इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, प्लस इसके और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ में ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। एनआईए की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आज के टाइम पर टेररिज्म वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है, प्लस उसके बाद जो ड्रग्स हो गया या फिर वेपन्स हो गए, इनकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सबको देखने का काम एनआईए करता रहता है, तो एनआईए की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अंदर बहुत सारे रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 आया था, इसको पार्लियामेंट ने पास किया और उसके बाद आप कह सकते हो चेंजेस करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑफेंसेस को ऐड किया गया। अभी तक यहाँ पर एनआईए टेररिज्म को देख रहा था या फिर कुछ ऐसे केसेस जो कि इंडिया के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया तो इसके अंदर और भी केसेस ऐड कर दिए गए कि एनआईए अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केसेस को भी देखेगा, मानव को इधर से उधर किया जाता है इलीगल तरीके से। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो करेंसी के रिगार्डिंग आप कह सकते हो बहुत सारे स्मगलिंग देखने को मिलती है, उसको टैकल करेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, उसको यहाँ पर देखेगा, क्योंकि होता क्या है कि देखो बहुत सारे जो वेपन्स हैं उनको मना करा जाता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इस टाइप के केसेस भी एनआईए देखेगा। प्लस जो साइबर टेररिज्म होता है उस प्रकार के केसेस भी एनआईए को दिए गए इस रीसेंट अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये एक आप आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अगेन यहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट आया कि जो क्वाड है विल फाइंड नो सपोर्ट करके यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। ज़्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट में बिल्कुल भी नहीं जाना, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर क्वाड के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है, क्वाड के बारे में सभी लोग को मालूम होगा। और आज मैंने क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी टाइम बाद मैंने क्वेश्चन पूछा, अदरवाइज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर सारे आंसर देने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, तो देखो आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, हम लोग मेनली जो है एकदम टॉप के क्रीम वाले आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल, उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो यहाँ पर देखो, हाँ, जो एडिटोरियल अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, आपको पूरा टाइम मिलेगा, एडिटोरियल भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अब यहाँ पर आर्टिकल के अंदर ये चर्चा हो रही है, यूएस हाउस ने लगभग अप्रूव कर दिया है, $1 बिलियन यहाँ पर अप्रूव किया गया है, आयरन डोम के लिए रीसप्लाई किया जाएगा। देखो आयरन डोम जो है ये इजराइल की अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इजराइल का जो ये आयरन डोम है ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसने काफ़ी हद तक इजराइल को प्रोटेक्शन भी दी है। तो इसके लिए काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, यूएस पैसा देगा नहीं देगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर यूएस हाउस ने अप्रूव कर दिया कि जो $1 बिलियन है ये रीसप्लाई किया जाएगा आयरन डोम के लिए। यूएस यहाँ पर पैसा देता है इसके लिए, आयरन डोम के लिए, तो आप लोग ध्यान रखना। आयरन डोम जो है एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को हिट करता है, उनको एक तरीके से ख़त्म कर देता है, जो कि हमास की तरफ से छोड़े जाते हैं। सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना आयरन डोम का, इसको यूनाइटेड स्टेट्स एक तरीके से बैक कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा है। यूएस कोई नया सपोर्ट नहीं कर रहा है, पिछले 10 सालों से यहाँ पर इस आयरन डोम को यूएस सपोर्ट कर रहा है, लगभग आप कह सकते हो $1.6 बिलियन यहाँ पे सपोर्ट कर चुका है। प्लस अभी यहाँ पर और एक तरीके से पैसा देने की बात करी गई है। क्वेश्चन ये है आयरन डोम क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने सब कुछ गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल क्या है वो सारे नोट्स वगैरह आपको दे दिए हैं। सबसे पहले मैप में इजराइल आप लोग देख सकते हो, इंडिया की कंपैरिजन में इजराइल का है, यहाँ पर इंडिया आपको देखने को मिलेगा, इधर की साइड आपको छोटा सा ये इजराइल देखने को मिलेगा। तो इजराइल का अपना खुद का सिस्टम है ये आयरन डोम का, ये इजराइल आप मैप में थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हो। होता क्या, ये जो गाज़ा पट्टी आपको दिख रही है पट्टी की शेप में है, इसी वजह से इसको गाज़ा पट्टी बोला जाता है। यहाँ पर हमास का कंट्रोल देखने को मिलेगा, तो हमास बार बार इजराइल के ऊपर अटैक करता हुआ नजर आता है। तो इजराइल को हमास के रिस्पांस में कुछ ना कुछ मजबूत चीज चाहिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जो हमास रॉकेट छोड़ता है सारे यहाँ पर इजराइल की साइड पर, इजराइल यहाँ पर अपने लोगों को बचा लेता है, क्योंकि इजराइल के पास ये आयरन डोम का सिस्टम है। अब ये आयरन डोम सिस्टम कैसे वर्क करता है तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इस प्रकार से यहाँ पर ये आयरन डोम सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती हैं, एक होता है मिसाइल लॉन्चर, उसके बाद एक होता है मल्टी मिशन रडार होता है जो कि रॉकेट को आइडेंटिफाई करता है और उस रॉकेट को उड़ा देता है। उसके बाद यहाँ पर एक होता है कंट्रोल यूनिट जो कि इन सब चीज़ों को कमांड करता है, लॉन्च करता है, ठीक है, सारे काम ये एक मेन काम करता है। ये तो 3 चीज़ें होती हैं आयरन डोम के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो, एक रडार हो गया, एक कंट्रोल यूनिट हो गया और दूसरे मिसाइल हो गए। अब ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमास है और यहाँ पर इजराइल है, तो हमास यहाँ से रॉकेट छोड़ रहा है। अब ये रॉकेट छोड़ रहा है तो इजराइल का जो ये आयरन डोम है ना, इस रॉकेट को नीचे गिरने भी नहीं देता है, इनके रॉकेट को नीचे गिरने भी नहीं देगा, और ये ऊपर ही ऊपर हवा में हिट कर देगा और ये रॉकेट को खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से आयरन डोम का सिस्टम काम करता है।
यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हवा हवा में यहाँ पर ये रॉकेट खत्म कर देता है। तो ये आयरन डोम का सिस्टम, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी रिटन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दे चुका हूँ। आयरन डोम सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, इसके अंदर यहाँ पर कैसे वर्क करता है, कितनी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे बोला, देखो ये जो आयरन डोम है ना, इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% के आसपास देखने को मिलेगा। कोई कोई रिपोर्ट्स बताती हैं 80% तक सक्सेस रेट है इसका। फिर भी मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये आयरन डोम इजराइल का वर्क करता है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 12 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। देखो यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला जो इकोनॉमी है वो आज के टाइम पर हमारी सस्टेन्ड रिवाइवल पाथ पर है। मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। हो क्या रहा है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा आ रहा है, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन है वो हमारा 1 लाख करोड़ से ऊपर ही आ रहा है हर महीने, और 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा टारगेट भी था। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक ये कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो एक तरीके से आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हायर पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, प्लस इन्वेस्टिंग वगैरह काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। तो मतलब हमारी जो इकॉनमी है वो एक तरीके से सस्टेन रिवाइवल पाथ पर है, और आज के टाइम पर हो सकता है जल्द से जल्द हमारी इकोनॉमी रिकवर हो सकती है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ गए, डायरेक्ट टैक्स एज अ एविडेंस है, प्लस उसके बाद स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमारी इकोनॉमी को जल्द से जल्द रिकवर करेंगी। प्लस और भी कुछ एज इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं कि जो हमारे एग्जाम के लिए पढ़ सकें। ओके, नाउ अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो डिटेल में एडिटोरियल भी कवर करेंगे जैसे हमने कल कवर किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल टेंशन मत लेना, एडिटोरियल डिटेल में नहीं कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अलग से प्रोवाइड करवा सकूँगा वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे रखेंगे लगभग 30 to 35 मिनट्स हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे जो भी हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आर्टिकल है। प्लस उसके बाद जो 30 मिनट्स के आसपास के जो टाइम बचेगा वो उसमें हम लोग एडिटोरियल्स को भी कवर कर लेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे, ठीक है। एडिटोरियल में मैं पूरी कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको सटीक तरीके से जो ऑथर ने बोला है वो कोशिश कर सकूं देने की। पूरी प्रॉपर्ली 2-3 बार पढ़कर एनालाइज करके मैं आपको एक तरीके से एटलीस्ट यहाँ पर ये बता सकूं कि हाँ ऑथर का व्यू क्या है, एग्जैक्टली मुद्दा क्या है और व्यू क्या है, हमें यही डिस्कस करना है। एडिटोरियल का व्यू पढ़ना है हमें, मुद्दा क्या है, इशू क्या है और उनका व्यू क्या है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आपको एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, और एक अच्छा एडिटोरियल लिखा है यहाँ पर एम सुरेश बाबू जी ने, ठीक है। ये कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के आईआईटी मद्रास के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो जो ग्लोबल फर्म्स हैं, यानी कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है फोर्ड का। इंडिया जो है, इंडिया को फोर्ड छोड़ के गया। अब इंडिया को जब फोर्ड छोड़ के गया तो उससे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक सफ़र हुआ है, लोगों की ऑब्वियस सी बात है जॉब भी जाएंगी, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। ऐसा यहाँ पर एक नोकिया के साथ हुआ था, ठीक है। नोकिया के साथ यहाँ पर ये सबको देखने को मिला। उसके बाद सिटी बैंक ने भी ऐसा काम किया है, तो इससे लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका एक सुझाव क्या हो सकता है वो आगे हम लोगों को यहाँ पर ऑथर साहब ने बताया है। तो यहाँ पर रीसेंट लेबर स्टैटिस्टिक्स जो है अगस्त 2021 का, वो ये बताता है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसके बारे में बात किया, बेरोजगारी है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। बेरोजगारी 7% से इंक्रीज़ हुई है ऐसा बताया गया, और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। अगर हम बात करें तो लगभग आप कह सकते हो कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। प्लस बेरोजगारी की बात बताया, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वही एक तरीके से आप कह सकते हो लोगों की जॉब जो लॉस्ट हुई है, लोगों की जॉब गई है। लगभग 1.9 मिलियन जॉब लॉस्ट हुई हैं पिछले एक महीने के अंदर, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद यहाँ पर जो सेक्टोरल एनालिसिस है वो ये करता है, देखो ज़्यादातर जो जॉब्स हैं ना वो फार्म जॉब्स गई हैं। ज़्यादातर जो जॉब्स गई हैं, जो फार्म से रिलेटेड जॉब्स गई हैं वो हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। जो नॉन फार्म जॉब्स हैं वो यहाँ पर एक तरीके से कम गई हैं, लेकिन फार्म से रिलेटेड जॉब्स ज़्यादातर गई हैं। और साथ ही साथ बोला गया जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, जो रोज़गार एग्रीकल्चर में वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, 8.7 मिलियन से डाउन होता हुआ नज़र आया है। और नॉन फार्म जॉब्स इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं फार्मिंग से हट कर वो जाकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इन सारे प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वर्क करने चले गए। तो ये जो नॉन फार्मिंग वाली जॉब्स थी ये लगभग 6.8 मिलियन से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई हैं स्मॉल ट्रेड्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ये ऑथर ने बताया। ऑथर ने फिर यहाँ पर ये लिख रखा है कि जो एलिमेंट्री इकोनॉमिक थ्योरी है ये यहाँ पर सजेस्ट ये करती है कि आप लोग जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करोगे, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी। ये सबको मालूम है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। ये मेन फोकस यहाँ पे रखा गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, काम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की जो लाइफ है वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगा, इकॉनमी ग्रो होगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पर फोकस करती है जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट, आपको दोनों ही तरफ फोकस रखना पड़ेगा। देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो होता रहता है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, प्लस आपको
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। और साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बोला गया एक तरीके से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंट्री के अंदर जॉब्स को जनरेट कर सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी जॉब्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरी कंट्री हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है उससे जॉब्स वगैरह बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज़ होगा और ये बहुत सारे सेक्टर्स वगैरह इंक्रीज़ होंगे तो ओवरऑल हमारी हेल्थ भी डेवलप होगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। ये फोकस रखा गया, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और सटीक बातें क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ये एक तरीके से कोई रिसेंट फेनोमेना नहीं है इंडिया के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की, अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने यहाँ पर एक तरीके से जनरेट किया है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है दूसरी कंट्री से वो हमारी कंट्री के अंदर आएगा, या फिर कहीं पर भी मान लो कोई एफडीआई आता है, एफडीआई से क्या होगा, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। जैसे आपने फोर्ड का एग्जाम्पल देखा, फोर्ड कंपनी है, यहाँ पे कार बना रहे थे, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई, लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, लोगों की जॉब चली गई, बेरोजगार हो गए, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पर एस्टिमेशन ये बताता है कि लगभग 19.1 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, जो भी हमारा ये एक तरीके से कार बाइक्स का ये सेक्टर है इसके अंदर बहुत सारे लोग, लगभग 19.1 मिलियन लोग जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। करेंटली अगर हम बात करें लगभग 70% से ज़्यादा जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ हैं वो छोटी और मीडियम साइज़ वाली कंपनीज़ आपको देखने को मिलेगी। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है साल 2022 तक जो ये एम्प्लॉयमेंट है ना इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर वो लगभग 38 मिलियन तक पहुँचने वाला है। ठीक है, मतलब जो एक तरीके से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है ना वो काफ़ी तेज़ी से जनरेट हो रहा है, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया जो ये सेक्टर है आज के टाइम पर ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सेक्टर ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है यहाँ पर ये बताया गया ऑथर के द्वारा। तो उसके पीछे का पहला कारण इन्होंने बोला, देखो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सेक्टर ग्रो नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सारी चीज़ें ठप थी, बिजनेस ठप थे, तो सेक्टर कैसे, ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे ग्रो हो जाएगा, लोग कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खरीदेंगे। तो यहाँ पर लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह खरीदी नहीं, व्हीकल सेल बिल्कुल डाउन हो गई कोरोना वायरस की वजह से। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, लोगों की जॉब्स भी गई हैं। उसके बाद सेकंड आपको ये देखने को मिलेगा बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी शॉर्टेज पड़ गई है, उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन हुआ। उसके बाद बोला कि अभी हाल ही में ये देखने को मिला जो फोर्ड कंपनी है इंडियन मार्केट से वो एग्जिट कर गई। इंडियन मार्केट से यहाँ पे फोर्ड कंपनी गई तो इससे आप कह सकते हो बहुत सारे लोग एक तरीके से उनकी जॉब्स चली गई, वो लोग यहाँ पर जॉब्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर बोला गया जो फोर्ड है यानी कि फोर्ड कंपनी कार की जो कंपनी थी वो एग्जिट करी, इसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ निकल कर आए। जैसे कि यहाँ पर वापस से वही एम्प्लॉयमेंट वाली विषय चर्चा हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला कि देखो अब इन सब चीज़ों के अंदर क्या हेल्प कर सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कर सकती है और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। अब यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दिए गए इसके। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जॉब इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा जाती हैं, इकट्ठी एक बार में बहुत सारी जॉब चली जाती है। जैसे नोकिया के साथ हुआ था, नोकिया अपने पीक पर था। ठीक है, एक तरीके से पीक पर था, तमिलनाडु के अंदर एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे लगभग आप कह सकते हो जो वर्कर्स थे, नोकिया मोबाइल का फ़ोन प्लांट था, 8,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे काम कर रहे थे, 3 शिफ्ट के अंदर वहाँ पे वो काम करते हैं। हुआ क्या, वो कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई तो क्या हुआ, बिल्कुल जो इतने सारे जो जॉब्स कर रहे थे लोग उनकी जॉब्स यहाँ पर चली गई। 2014 के अंदर यहाँ पर देखने को मिला, नोकिया ने अपना प्रोडक्शन रोक दिया। तो उसके बाद हमने हाल ही में देखा सिटी बैंक इंडिया को शट डाउन करके चला गया, मतलब इंडिया के अंदर अपना सिटी बैंक जो है वो शट डाउन करके एग्जिट करके चला गया। अब सिटी बैंक के अंदर भी लगभग 4,000 के लोग 4,000 के आसपास लोग यहाँ पर काम करते थे, अब वो गया तो यहाँ पर वापस से एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो ये एक तरीके से कंपनी चली जाती है, इनका इम्पैक्ट क्या है जॉब जनरेशन के ऊपर। ये जो हाई प्रोफाइल कंपनीज होती हैं ये अगर यहाँ से इंडिया से निकलती हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जॉब जनरेशन के ऊपर। सबसे पहली बात आप कह सकते हो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हो जाता है। मान लो अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्क कर रहा था, अब कंपनी चली गई तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो कम से कम हो जाती है। आप कह सकते हो जॉब्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती हुई नजर आती हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो वर्कर्स है, दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है जब यहाँ पर कंपनी चली गई तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं और स्किल्ड वर्कर्स हैं, सब आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, सब इधर उधर काम करने लगते हैं, सब स्किल्ड हाई स्किल्ड अनस्किल्ड सब वर्कर्स मिक्सअप हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो वेजेस होती हैं कंट्री के अंदर वो लो होने लगती हैं।
यहाँ पे जो मजदूरी दी जा रही है लोगों को उनके हिसाब से नहीं मिलती है, उनके टैलेंट के हिसाब से नहीं मिलती है, फिर उसके बाद वो कम होने लगती है। तो दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ऐसा हमारे ऑथर कह रहे हैं। फिर ऑथर का यहाँ पर एक मात्र सोल्यूशन ये है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो, तो उससे आप लोग काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाओगे, ये हमारे ऑथर बोल रहे हैं। आई होप आपको एडिटोरियल क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोला है कि देखो ऑकस के ग्रुप के बारे में चर्चा हो रही है। ऑकस के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, चर्चा में है, कल भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे बोला यह गया कि ऑकस से इंडिया को काफ़ी हद तक नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ऑकस के बारे में समझ लो क्या है। ये यहाँ पर ये ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है ऑकस ग्रुप। मैं आपको पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूएस ने अनाउंस करा है एक न्यू ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और वो है ऑकस। जैसे क्वाड ग्रुप को बनाया गया है जो कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर फोकस रखता है, उसी प्रकार से जो ये ऑकस ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस है, ये भी यहाँ पर एक तरीके से इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर फोकस रखने के लिए काम करते हैं। नाउ अब जो मेजर हाईलाइट है इस अरेंजमेंट का वो यह है कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया, जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू द यूके और यूएस। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यूके और यूएस मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसी सबमरीन जो कि यहाँ पर काफ़ी हद तक पावरफुल है। मैं आपको बता देता हूँ, सबमरीन 2 टाइप की होती है, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन और एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन जो कि पानी में लंबे समय तक नहीं रह सकती, मैं पहले ही बता चुका हूँ। न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो कि पानी में लंबे समय तक रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है आज के टाइम पर बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। इंडिया के पास है, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना, इन सब कंट्रीज़ के पास है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन प्रोवाइड करवाने की बात करी गई, तो इससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ी सी पावर आएगी। यही एक कंसर्न वाली बात भी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, इस पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन दी जा रही है यूके और यूएस के थ्रू, और मिलकर ये फोकस करेंगे इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर शांति बनाई जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक फोकस ये भी रखा गया, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये बोला गया, मैंने आपको बताया इंडिया, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना है जिनके पास ये सबमरीन देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास ये सबमरीन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को भी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहे हैं। देखो ऑथर का कहना यह है, आज के टाइम पर इंडिया को कहीं ना कहीं इससे मतलब जो क्वाड ग्रुप है इसको कहीं ना कहीं कंसर्न देखने को मिलेगा इस ऑकस ग्रुप से। वो क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर हमने देखा कि आज के टाइम पर मतलब कि न्यू दिल्ली या फिर इंडिया को क्या कंसर्न होना चाहिए, इंडिया क्यों अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यूएस जो है अब एक तरफा दिखा रहा है। यूएस जो है काफ़ी हद तक झुक चुका है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा जो ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इसकी पॉसिबिलिटी ये दे रखी है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर इस सबमरीन को डिप्लॉय कर सकता है, इन न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय कर सकता है ईस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। मतलब इंडिया की पोजीशन से पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर इसको डिप्लॉय कर सकता है। प्लस इंडिया के पास यहाँ पर इतनी अच्छी फिर भी फैसिलिटीज़ नहीं है इस सबमरीन को लेकर, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मिल सकती हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर यूएस ने क्या कर दिया, प्रायोरिटी के ऊपर रख दिया है, ऐसा आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑकस वर्सेस क्वाड हो गया, यानी ऑकस ग्रुप वर्सेस क्वाड यहाँ पर देखने को मिल गया। दोनों के बारे में आपको पता है, ऑकस के अंदर 3 कंट्री है, क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि देखो ये जो ऑकस ग्रुप है कहीं ना कहीं ये क्वाड के लिए थोड़ा बहुत ही कंसर्न वाली बात पैदा कर सकता है। यहाँ पर एक फेवरेटिज्म वाली, यूएस की फेवरेटिज्म वाली चीज़ देखने को मिल गई। यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर फेवरेटिज्म कर दिया, क्योंकि क्या है ये एक आपको एंग्लो अलायंस पार्टनर है। क्योंकि यूएस क्या है, यूएस एक पार्टनर है किसका, एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, फ्रांस का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, ये 5 कंट्रीज़ का मिलकर यहाँ पर एक एंग्लो एक्शन है, उसका पार्ट है। तो यूएस ऑब्वियस सी बात है अपने साथ का ही साथ दे रहा है, और उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रायोरिटी में ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ा दिया है, और ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, तो आज के टाइम पर जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी आज के टाइम पर फोकस कर रही है। हम लोग देखो खुद अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको हम लोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बनाने में देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, यूएस ने यहाँ पर इंडिया को ऐसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाई हैं। हम लोग जो है अपने रशिया के साथ, फ्रांस के साथ ऐसी प्रकार से रिलेशन रखते हैं। इन सब अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर के वगैरह माध्यम से, तो डिफेंस वगैरह के इक्विपमेंट्स के लिए जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं हम रशिया या फिर फ्रांस के साथ रखते हैं। यहाँ पर वाशिंगटन ने ये देखो क्लैरिफिकेशन दिया गया वाशिंगटन के द्वारा कि जो ये डील है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये
काफ़ी ज़्यादा कंसर्न पैदा करेगी इंडिया के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया ये होप ये कर रहा था, देखो इंडिया यहाँ पर यही मतलब आशा कर रहा था कि यूएस जो है एक तरीके से इंडिया को सपोर्ट करेगा, प्लस इंडियन नेवी को यहाँ पर ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवा सकता है, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन हमने ये टेक्नोलॉजी जो है दूसरी कंट्री से देख रखी है, ठीक है, दूसरी कंट्री से हम लोगों ने परचेज़ कर रखी है, या आप लोग देख पाओगे। तो इंडिया के जो रिलेशन है कहीं ना कहीं फ्रांस से अगर हम लोग देखें तो हमदर्दी के मामले में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉटम लाइन बोली गई न्यू दिल्ली के लिए, देखो हम लोग यहाँ पर एक तरीके से किसी का भी साइड नहीं रह सकते, किसी का भी साइड नहीं ले सकते हैं फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फ्रांस, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट पार्टनर्स हैं इंडिया के। लेकिन यहाँ पर इंडिया एक तरीके से ऑब्वियस ही बात है बुरा तब लगेगा जब यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं एक को सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी, जैसे हमने देखा अभी यूएस जो है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जो न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी है एक तरीके से ये इंडिया को आज के आने वाले टाइम पर ओवरटेक कर सकती है। इंडिया को इस चीज़ का कंसर्न है, आने वाले टाइम पर इंडिया के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, इंडिया के पास जो यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी है, इसको टैकल कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया को इस प्रकार से हेल्प मिलती रहेगी तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इसकी वजह से इंडिया को कंसर्न देखने को मिला है। तो ये दो एडिटोरियल थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो चुके होंगे। अगेन यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो रही है तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। उसके बाद आज सैटरडे, तो सैटरडे में ग्राउंड जीरो पेपर आता है, ग्राउंड जीरो पर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर डिटेल में आपको एडिटोरियल मिलते रहेंगे। यहाँ पर मैं फोकस रखूंगा कि 30 मिनट्स में आपके जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आर्टिकल्स हैं उनको कवर किया जाए, उसके बाद जो बचा कुछ टाइम है उसमें हम लोग डिटेल में एडिटोरियल्स को भी कवर करें, ओके। तो गाइज इसी के साथ करते हैं फिर लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।